ओके। आज के वीडियो में हम लोग जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में विभिन्न सारे राजतंत्र मोनार्ची डेवलप हो रहा था, उसी तरीके से साउथ इंडिया में भी कौन कौन से मोनार्ची डेवलप हो रहे थे। नॉर्थ इंडिया के मोनार्ची और साउथ इंडिया के मोनार्ची के बीच क्या सिमिलरिटी थी, उसके संबंध में चर्चा करेंगे, जिससे यह सारी बातें क्लियर होती चली जाए कि जब नॉर्थ इंडिया में कोई वंश था, मोनार्ची शासन कर रहा था, मोनार्ची डायनेस्टी शासन कर रहा था, तो उसी के पैरेलल साउथ इंडिया में कौन से मोनार्ची डायनेस्टी शासन कर रहा था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोगों को क्लियर विजन प्राप्त हो जाएगा कि नॉर्थ और साउथ के बीच जोड़ने की एक कड़ी मिल जाएगी। अब हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत किस तरीके से और उसी के पैरेलल साउथ इंडिया में किस तरीके से, जब नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत स्टोन एज था, उसके बाद कॉपर एज आया, उस समय साउथ इंडिया के अंतर्गत भी स्टोन एज और कॉपर एज ही था। स्टोन एज एवं कॉपर एज ही था। जब भारत में औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत हो चुकी थी, 1857 के विद्रोह के बाद वायसराय शासन करने लगे, शासन की सत्ता महारानी के हाथों में चली गई। तो उसी समय 1863 ईस्वी में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया, और इसी वर्ष से हमें स्टोन एज के विषय में जानकारी प्राप्त होने लगी, जो एक पुरातत्ववेत्ता के साथ साथ भूगोल वेत्ता भी थे। उसके बाद कॉपर एज के बाद इंडस सिविलाइजेशन, नॉर्थ इंडिया में स्टेबल हुआ, जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, कांस्यकालीन सभ्यता है, जिसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इसी कारण उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। उसी के पैरेलल साउथ इंडिया में स्टोन एज और कॉपर एज का ही अस्तित्व था, क्योंकि साउथ में किसी प्रकार का नगरीकरण का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जबकि इंडस सिविलाइजेशन का दक्षिणी छोर, साउथ छोर महाराष्ट्र के दैमाबाद में स्थित था, जो गोदावरी नदी के सहायक नदी प्रवरा के किनारे बसा हुआ था। इसका साउथ का भाग गुजरात के भगत राव में भी स्थित था। इस प्रकार से संबंध थे। साथ ही साथ इंडस सिविलाइजेशन का व्यापारिक संबंध भी साउथ के साथ। इंडस सिविलाइजेशन के लोग कर्नाटक के कोलार से सोना मंगाते थे, परंतु किसी प्रकार के नगरीकरण का विकास नहीं हुआ था। अब नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जब ऋग वैदिक काल आया, ऋग वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड आया, उस समय भी साउथ इंडिया में किसी प्रकार के आर्यों के साथ संपर्क दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, और आज भी कहा जाता है कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार साउथ की तरफ नहीं था, जिसके कारण साउथ इंडिया आज भाषाभाषी नहीं हो पाए, और इसी कारण नॉर्थ और साउथ के बीच भाषा संबंधी विभिन्नताएं स्थापित रही। इसके बाद जब महाजनपद काल आया, नॉर्थ इंडिया में महाजनपद काल आया,
जिसमें अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है। इस 16 महाजनपद में एक महाजनपद अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच वाले भाग में स्थित था, जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी पैठान या पोतन था, जिसे प्राचीन काल में प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। 6 सेंचुरी बीसी के बाद जब मौर्य साम्राज्य आया, नॉर्थ इंडिया में मौर्य साम्राज्य स्टेबल हुआ। उसी के पैरेलल साउथ इंडिया में भी विभिन्न प्रकार की डायनेस्टी दृष्टिगोचर होने लगती है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। उसी समय साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांडव एवं सत्यपुत्र का उल्लेख मिलता है। यह डायनेस्टी वहां स्टेबल थी। पांडवों की राजधानी मदुरई में संगम की शुरुआत की गई थी। 3 संगम हुआ था, उसमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों का संकलन किया था और उसमें एक व्याकरण ग्रंथों का भी संकलन हुआ था। जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने विजय अभियान को छोड़ दिया और धम्म नीति की प्रचार किया, सो इसी धम्म नीति के प्रचार के दौरान उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने धम्म दूत भेजा और धम्म दूत उसने चोल, चेर, पांडव क्षेत्रों में भी भेजा था। इसके अलावा उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। यानी यहीं से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत से लिखित इतिहास में दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी का प्रचलन बढ़ जाता है और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के डायनेस्टी स्टेबल होने लगते हैं। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जब मौर्योत्तर काल आया, तो साउथ इंडिया में कौन था? उस समय साउथ इंडिया में सातवाहन वंश शासन कर रहे थे। और इसी सातवाहन वंश के शासन काल में सर्वप्रथम अजंता एलोरा के गुफा चित्रों की शुरुआत हुई थी। सामंतवाद की उत्पत्ति सर्वप्रथम इसी सातवाहन काल में हुआ और ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान में दी जाने लगी और यहीं से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सातवाहन ही पहले शासक है जिन्होंने शीशे के सिक्के का निर्माण किया था और इस प्रकार से जब मौर्योत्तर काल के बाद गुप्ता वंश की शुरुआत 319 एडी में होती है, तो उस समय दक्षिण भारत में कांची के पल्लव एवं वाकाटक वंश का अस्तित्व था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश के साथ किया था और इस प्रकार से वैष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ, जो बाद में चलकर भक्ति आंदोलन का मुख्य आधार बना। इस गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में वर्धन वंश या भूति वंश सत्ता के रूप में स्टेबल हुआ। तो उस समय दक्षिण भारत में बतापी के चालुक्य वंश का अस्तित्व था और इसी बतापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गए थे और फिर हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान नहीं किया था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय का एक ऐहोल अभिलेख है, जिससे
उत्तर भारत के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद राजपूत काल आता है। इस राजपूत काल का समय 750 एडी से 1200 ईस्वी तक का है, जिसमें उत्तर भारत में बंगाल में पाल वंश, कन्नौज पर प्रतिहार वंशों का शासन होता है। बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का शासन होता है और इसी प्रकार से प्रतिहार वंशों के पतन के बाद विभिन्न डायनेस्टी उत्तर भारत में स्टेबल होती है। उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का अस्तित्व आता है और इसी काल में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच होती है। और इसी काल में राजपूत प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में होती है। फिर 1000 एडी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और फिर भारत में सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है। फिर नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत जब सल्तनत काल आता है, काल स्थापित होता है, तो साउथ इंडिया के अंतर्गत देवगिरी के यादव वंश आते हैं। दूसरा वारंगल के काकतई। तीसरा द्वार समुद्र के होयसल और चौथा पांडव राज्य जिसकी राजधानी मदुरई थी। अलाउद्दीन के शासन काल में दक्षिण भारत अभियान उसका मुख्य सेनापति मलिक काफूर करता है और इसके फलस्वरूप दक्षिण भारत के साथ वह काफी धन लूट करके लाता है और वह अलाउद्दीन को खिलजी को सौंपता है और इसी दौरान दक्षिण भारत से उसे कोहिनूर हीरा भी मिलता है जो उत्तर भारत के राजवंश में स्थापित हो जाता है। इसके बाद जब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन होता है, और इसके एक शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दो राजवंश दक्षिण भारत में स्टेबल होते हैं। पहला 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और इस प्रकार से दो राज्य होते हैं। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा और उसने बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य की बात की और इसमें 2 हिंदू राज्यों में एक मेवाड़ के राणा सांगा और दूसरा इस विजयनगर साम्राज्य का नाम आता है। इसके बाद मुगल वंश उत्तर भारत में स्टेबल होता है और इस मुगल राजवंश के दौरान दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा 5 राज्यों का अस्तित्व आता है।
बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद इस 5 राज्यों की उत्पत्ति होती है। अहमदनगर और बीजापुर ने बीदर और बरार को जीत लिया और इस प्रकार यह एक आपस में संगठन बनाते हैं और 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध के फलस्वरूप विजयनगर साम्राज्य को परास्त करते हैं और विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में जब मुगल राजवंश का अस्तित्व आता है तो ये 3 राजवंश महत्वपूर्ण रूप से स्थापित होते हैं। अकबर ने भी अपने शासन काल में दक्षिण भारत में अपना दूत मंडल भेजता है। अहमदनगर उसे स्वीकार करता है, बाकी लोग उसके दूत को इनकार कर देते हैं और फिर अकबर दक्षिण अभियान करता है और अहमदनगर के कुछ भाग पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद शाहजहां के शासन काल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता। फिर औरंगजेब के शासन काल में बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में जहां 15 सूबा थे, वहीं शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबा, वहीं औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय में 21 सूबा थे। और इस प्रकार से मुगल शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में यह शासन था जिससे मुगल शासकों के बीच संघर्ष होती है और इस संघर्ष के फलस्वरूप अंतिम रूप से विभिन्न क्षेत्र को मुगल अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेते हैं। फिर देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत और साउथ इंडिया के अंतर्गत। नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत अब औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत हो जाती है। वैश्विक सत्ता की शुरुआत होती है। उसी के पैरेलल दक्षिण भारत में भी मराठा, मैसूर और हैदराबाद राज्य का अस्तित्व रहता है। हैदराबाद राज्य, जबकि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति औरंगजेब के शासनकाल में ही शिवाजी द्वारा किया जाता है। फिर 1689 ईस्वी में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी की हत्या औरंगजेब कर देते हैं और उनके पुत्र साहू और उनके माता यशोबाई को बंदी बना लेते हैं। फिर बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से मराठा दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं। परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध के फलस्वरूप मराठा कमजोर हो जाते हैं। फिर भी अंग्रेजों के मराठों के साथ 3 युद्ध होते हैं। मराठा अंगल प्रथम युद्ध, मराठा अंगल द्वितीय युद्ध, मराठा अंगल तृतीय युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में 1817-18 ईस्वी के लगभग मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है और फिर मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहीं पर मैसूर के साथ भी अंग्रेजों का 4 युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध। और चतुर्थ युद्ध के समय जो 1799 ईस्वी में हुआ, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है और मरने के बाद फिर वहां वडियार वंश की शासन स्थापित कर दी जाती है और चिक्का कृष्ण प्रथम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और मैसूर के ऊपर सहायक संधि लाद दी जाती है। इसी प्रकार हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क के द्वारा किया जाता है और स्वतंत्रता के समय एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर भारत में जितने डायनेस्टी स्टेबल थे, वह डायनेस्टी किस तरीके से दक्षिण भारत के साथ संघर्ष किए और दक्षिण भारत के संघर्ष के पैरेलल कौन कौन से डायनेस्टी चल रहे थे, आज के वीडियो में हम लोग को इसी बात पर चर्चा हुई। जिस तरीके से इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा जा सकता है, तो आज के वीडियो में उत्तर भारत की हिस्ट्री को डिवीजन के साथ साथ उसके समकक्ष दक्षिण भारत में कौन कौन से डायनेस्टी स्टेबल थे उसके संबंध में चर्चा की। जिस तरीके से साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता एलोरा के गुफा चित्रों की शुरुआत कब की गई थी, तो आप याद रखते हैं कि सातवाहन काल में किया था। लेकिन जैसे ही यह पूछ दे कि अजंता एलोरा के गुफा चित्र इनमें से किस पीरियड में शुरू की गई,
तो जैसे इस खाका को ही आपके सामने रहेगा तो तुरंत आपका ध्यान आ जाएगा कि अरे मौर्योत्तर काल में सतवाहन वंश थे जो दक्षिण भारत में थे। उस समय उत्तर भारत में शुंग वंश, कण्व वंश और चेदी वंश का शासन था। तो यानी उत्तर भारत में ये थे तो दक्षिण भारत में ये थे। यदि उत्तर भारत के विषय में भी पूछा जाता है कोई तो वहां से आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले वीडियो से क्या होता है, कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, हो गया।